अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 10 चैप्टर 2 का लेक्चर 3 है। हम उसी फर्दर कंटिन्यू करते हैं इंक्लूड और एक्सक्लूड को। तो लास्ट तक जो हमने पढ़ा था वो तो आपको सब कुछ याद होगा। और अब बात करते हैं इस फिगर से। फिगर 2.12 इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये है क्या फार्मूला? एन ए यूनियन बी, एन ए और एन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि ए लिस्ट में जो है प्लस कर दो लिस्ट बी में, फिर ए और बी में जो कॉमन है वो लिख दो, इंटरसेक्ट कर दो या वो निकाल दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? ए यूनियन बी। बात समझ आई? बेसिकली क्या होता है, ये सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। यानी कि ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी दोनों सेट्स का यूनियन, यानी ए और बी में जितने टोटल यूनिक एलिमेंट्स हैं उनको काउंट कर दो। अब काउंट कैसे करोगे? एन ए सेट के एलिमेंट्स का काउंट, बी सेट के एलिमेंट्स, ठीक है, और ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स का काउंट। ठीक है, तो जब हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो फार्मूला होता है कुछ इस तरह से, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ आई? यहाँ पे अगर एग्जांपल लें कि 10 स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ रहे हैं और 8 स्टूडेंट्स साइंस पढ़ रहे हैं, 3 स्टूडेंट दोनों पढ़ रहे हैं मैथ और साइंस, तो इसका टोटल यूनिक स्टूडेंट कैसे होगा? यानी कि इसका ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा? ये इक्वल कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, ए हमारे पास क्या है जी? फिर हो जाएगा 10 और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि 8 स्टूडेंट हमारे पास साइंस किताब पढ़ रहे हैं। अब इनमें दोनों में कॉमन कौन से हैं, या जो इनके पास मैथ और साइंस है वो कितने बचे हैं? वो हैं जी 3। अब इसका इंटरसेक्ट या यूनियन क्या आता है? 15। बात समझ आ गई? मैथ आपको मुझसे ज़्यादा आपकी स्ट्रांग होगी, तो ये ए यूनियन बी निकालते हैं और इंक्लूजन या एक्सक्लूजन की। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है 2.4 एल्गोरिथम एंड देयर कैरेक्टर्स। एल्गोरिथम एंड देयर कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या कह सकते हो? जैसे कि खासियत होती हैं चीज़ों की। एन एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल्स फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्मिंग टास्क। कंप्यूटर साइंस रिलाइज heavily on algorithms which are used for processing data, automating reasoning activities, and doing calculations. They can be expressed in a variety of ways, including computer language, flowcharts, pseudocode, and natural language. अब algorithm एक स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है किसी मसले को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप रेसिपी फॉलो करते हैं खाने बनाने के लिए, वैसे ही एल्गोरिथम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के लिए होती हैं। एल्गोरिथम को डिफाइन करना काफ़ी ज़रूरी है प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस में। ये डाटा को प्रोसेस करना, कैलकुलेशन करना या किसी रीजनिंग को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ होती हैं। एल्गोरिथम अलग अलग तरीके से लिखे जा सकती हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जाम्पल C++, जावा के जरिए आप कोई एल्गोरिथम बना लेते हो ना, फ्लो चार्ट के जरिए आप ग्राफ के जरिए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हो, pseudocode यानी कि इंग्लिश जैसे कोड में एक्सप्लेन करते हो, नेचुरल लैंग्वेज में यानी कि सिंपल सेंटेंस में भी, इंस्ट्रक्शंस में भी आप क्या कर सकते हो? एल्गोरिथम्स बना सकते हो। एल्गोरिथम बेसिकली क्या है? किसी भी चीज को हल करने के स्टेप बाय स्टेप्स होते हैं। बात यहां तक क्लियर है? अब कैरेक्टर्स ऑफ एल्गोरिथम की बात करें तो हमारे पास आता है वेल डिफाइंड इनपुट्स, वेल डिफाइंड आउटपुट और फिनाइटनेस के फिनाइट्स हैं। ठीक है, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट और फेसिबल। अच्छा, इन सबको मैं एक्सप्लेन करता हूं। वेल डिफाइंड इनपुट्स का मतलब ये है कि एल्गोरिथम को चलाने से पहले पता होना चाहिए कि इनपुट क्या मिलेगा। अगर इनपुट क्लियर नहीं होगा तो एल्गोरिथम सही रिजल्ट नहीं देगा। क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, हर स्टेप बिल्कुल क्लियर और सीधा होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अलग स्टेप किया है। उसके बाद क्या है? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। एल्गोरिथम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जा सकती है, पहले लॉजिक बनाना होता है, बाद में लैंग्वेज चूज होती है। कुछ ये है कोडिंग से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हो तो ऐसे नहीं होता कि आप बैठे हो बस कोडिंग शुरू कर दी, नहीं। सबसे पहले आप एक आइडिया लेते हो। सबसे मिसाल के तौर पर मैं एक पोर्टल बना रहा हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट है, ठीक है, उसका होम पेज होगा, ठीक है, और वो अपनी होम पेज पे आएगा, पहले सबसे पहले साइन अप करेगा, ठीक है, ये मैं ठीक है साइन अप करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? वो अपनी असाइनमेंट अपलोड कर सकता है, ठीक है, अपलोड करने के साथ क्या होगा? फिर वो अपने असाइनमेंट्स के मार्क्स भी चेक कर सकता है। अब मैं ये यहाँ पे लिखूंगा कि एक होम पेज चाहिए मुझे, ठीक है, एक हो गया। उसके बाद मुझे स्टूडेंट का वो बनाना है, क्या बनाना है? लॉगिन पैनल बनाना है। फिर उसको मैं कहूँगा कि मुझे स्टूडेंट का एक अपलोड सेक्शन बनाना है जहाँ पे वो
असाइनमेंट अपलोड कर सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है और कोड के मार्क्स चेक करेगा और फिर लॉग आउट चेक करेगा और लॉग आउट करेगा। तो ये क्या है, ये सारे स्टेप्स हैं। अब इन स्टेप को मैं एक एक करके फॉलो करूंगा और इनके लिए कोड्स लिखता जाऊंगा। पहले इसके लिए कोड लिखूंगा, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। ये जो स्टेप बाय स्टेप है ना, छोटे छोटे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे डिवाइड कर दो तो ये सारी कवरिंग। कुछ आइडिया आया जहन में, कुछ माइंड को काम किएगा नहीं। अच्छा, उसके बाद जी वेल डिफाइन आउटपुट्स, यानी कि हर एल्गोरिथम का आउटपुट फिक्स और क्लियर होता है। आउटपुट भी एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एम्बिगुअस ऐसा नहीं होना चाहिए यानी कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि इसका आउटपुट क्या बनेगा। आपको पता हो कि भाई आउटपुट क्या है, मतलब कि मुझे पता है कि मैंने स्टूडेंट के मार्क्स दिखाने हैं या वो अपलोड करेगा, तो जब वो अपलोड कर देगा उसको पेपर में चेक करने के बाद उसके उसी के पैनल पे मार्क्स दिखा दूंगा। ये मेरा मतलब, मुझे क्लियर है कि आउटपुट मैंने क्या देना है। उसके बाद जी फिनाइट्स। फिनाइट्स कैसे होते हैं, इन्फिनिटी वाले जो फिनाइट्स है ना सब। अब इसका क्या मतलब है एज अ एल्गोरिथम में या कंप्यूटर की ज़बान में, एल्गोरिथम किसी पॉइंट पर ख़त्म ज़रूर होता है, यानी कि आपका कोड चल रहा है और वो अच्छा वो याद करो, वो जो लूप वाली हम लूप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, क्या कहते हैं, थर्ड चैप्टर में क्लास 9 में लूप पढ़ते थे। कोडिंग में हम लूप पढ़ते थे कि यहाँ तक लूप चलाना है जब तक 10 नहीं आता, ठीक है। अगर उसको हम फिनाइट कर दें, इन्फिनिटी कर दें, मतलब वो चलता ही रहे, उसका हम कोई पॉइंट सेट ना कर दें, तो क्या होगा, रिसोर्सेज आपके ज़ाया हो जाएंगे। आपका कोड चलेगा तो सही मगर उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं होना चाहिए जिसका एंड पॉइंट ही नहीं डिसाइडेड। और फेसिबल का क्या मतलब है जी, फेसिबल का मतलब है हर स्टेप ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, चाहे पेपर पे हो या कंप्यूटर पे। यानी कि आप कोई चीज़ डिज़ाइन करो वो हो ही नहीं सकती, तो फिर उस पॉइंट का लिखने का या उस स्टेप को बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो आप जो स्टेप बना रही हो, जो लिख रही हो, वो हो भी सकता हो। बात यहाँ तक क्लियर है। कैरेक्टर्स ऑफ एल्गोरिथम क्या हैं और ये कितने हैं, ये सारे हैं, इनको समझ लो और इनको इंग्लिश में लिख सकते हो। यहाँ पे नहीं कि वेल डिफाइन इनपुट ही आपने लिखा है कि आपको इनपुट क्लियर होना चाहिए, आपको आउटपुट क्लियर होना चाहिए और क्लियर आपके जो स्टेप्स हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए ताकि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो, कि यानी कि ये नहीं कि जिस आपने कुछ जो भी एल्गोरिथम बनाए यानी स्टेप्स लिखे हैं उसको बाद में आप जावा में कन्वर्ट कर रहे हो। वैसे तो आप जावा के लिए कन्वर्ट कर रहे थे फिर कोडिंग में ना, फिर मगर कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने जी उसको पाइथन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। अब ये नहीं कि ये स्टेप जो हैं ये पाइथन में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो इसलिए वो कहते हैं लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। यानी कि आपने एक बार स्टेप बना दिए हैं या वो फ्लो एल्गोरिथम बना दिया है तो वो आप किसी भी लैंग्वेज में उसका कोड लिख सकते हो। तो ये कहता है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब ये है। वेल डिफाइंड आउटपुट्स मैंने बता दिया। फिनाइट्स का मतलब क्या है कि ऐसा लूप बनाओ, ऐसी स्टेप्स बनाओ कि वो ख़त्म भी हों, उनके एंड पॉइंट भी हो, ये ना हो कि वो चलते ही रहें। उसके बाद फेसिबल क्या है, फेसिबल का मतलब था कि हर स्टेप्स को आसानी मतलब कि प्रैक्टिकली भी वो एग्जिस्ट करियो या आसानी से समझ आने वाला, ठीक है। बस बेसिकली ये है कि हर स्टेप एग्जिस्ट कर सकते हो, बना सकते हो आप उसको। उसके बाद है जी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम क्या है जी, पहले इनपुट है, आउटपुट, डिफाइननेस हो गया, फिनाइटनेस हो गया, इफेक्टिवनेस हो गया, जनरलिटी हो गया। अब ये क्या है जी, एल्गोरिथम की क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। यानी कि इनपुट है जी, एल्गोरिथम का काम करने के लिए बाहर से वैल्यू मिलती हैं। इनपुट के लिए क्या होता है जी, इनपुट के लिए बाहर से इनपुट मिलती हैं, मार्क्स, प्राइस वगैरह जैसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है जी आउटपुट। एल्गोरिथम का काम कंप्लीट होने के बाद कम से कम एक नतीजा रिजल्ट मिलता है। अगर कोई आउटपुट नहीं मिल रहा हो तो वो एल्गोरिथम कंप्लीट ही नहीं होता, एटलीस्ट वन आउटपुट। उसके बाद ये डिफाइननेस का गया, हर स्टेप बिल्कुल क्लियर और करेक्ट होना चाहिए जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। मिसाल के तौर पर ऐड टू नंबर इज क्लियर लेकिन डू समथिंग विद नंबर इज वगैरह ना हो, ठीक है। बात समझ आई कि ऐड टू नंबर्स ये क्लियर है लेकिन डू समथिंग विद नंबर्स ये कोई क्लियर नहीं है कि मैंने क्या करना है नंबर के साथ। तो आप जो भी लिख रहे हो वो डिफाइन हो, प्रॉपर जो चीज़ करना है वो डिफाइन हो। उसके बाद जी फिनाइट्स का क्या है जी, फिनाइट्स ये कहते हैं एल्गोरिथम के स्टेप के एंड ज़रूर होता है। अगर स्टेप कभी ख़त्म नहीं हो रहे तो वो इनफिनाइट लूप बन जाता है, जो गलत है, जो पहले मैंने ऊपर एक्सप्लेन की बात को। उसके बाद है जी इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या है जी, हर स्टेप ऐसा होना चाहिए जो आसानी से ह्यूमन कर सके बिना किसी हाई लेवल मशीन के। अगर आप किसी स्टेप को पेपर और पेंसिल से सॉल्व नहीं कर सकते तो वो प्रैक्टिकल
नहीं हो सकता। जो हम बात कर रहे थे ना ऊपर उस कैरेक्टर की, कौन सी कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे थे, फेस्टिवल की जो हम देख रहे थे वो भी इफेक्टिवनेस की आप समझो, ठीक है। उसके बाद है जी जनरलिटी या जनरलिट जो भी है, एल्गोरिथम शुड बी एबल टू हैंडल अ ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि एक एल्गोरिथम सिर्फ एक स्पेसिफिक मसले के लिए नहीं, सिमिलरली प्रॉब्लम जो सेम प्रॉब्लम्स के लिए भी काम आना चाहिए। जैसे एक एल्गोरिथम हो परसेंटेज कलेक्ट करने के लिए, तो वो हर सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए यूज हो सकता हो। बात समझ आई? ये आपने एक कोड लिख लिया है, मैं एल्गोरिथम समझ लो, या एक कोड लिख लिया है, तो वो नहीं है कि वो सिर्फ एक टास्क परफॉर्म करने के लिए उस कोड को यूज ही नहीं है। उस कोड से मिलते जुलते जो भी टास्क है वो सारे कर सकता हो, ये नहीं। तो आपने कोडिंग या स्टेप ऐसे बनाने होते हैं, मतलब उस कोडिंग कैसे करनी होती हैं ताकि आपका कोड का टाइम कम बचे। आपने कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ, जब याद करो फंक्शन बनाते थे, फंक्शन हम क्यों बनाते थे कि एक बार हमने फंक्शन बना दिया है तो हम जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे होते थे सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करते थे और वो हम काम निकाल लेते थे। तो ऐसे एल्गोरिथम या ऐसे स्टेप्स डिफाइन करने हैं या एल्गोरिथम बनाना है कि नेक्स्ट टाइम आपके पास वो सेम प्रॉब्लम आए तो आप उसी एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। मिसाल के तौर पर अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस आपके मालिक हो और आपके पास क्लाइंट आता है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर बना दो, मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर बना दो, मेरे पास ये मसला है, इसका सॉफ्टवेयर बना दो या इसका सलूशन निकाल दो। अब आप क्या करते हो, आप एक ओवरऑल सोचते हो कि इन द फ्यूचर अगर फिर कोई यूज़र आता है और उसके पास भी यही मसला या इस तरह का मसला हुआ तो क्या ये सॉफ्टवेयर या ये कोड सॉल्व करेगा कि नहीं, उसके मुताबिक आप डिज़ाइन करते हो ताकि दूसरा कभी इन द फ्यूचर कोई क्लाइंट आ जाए और उसके पास भी सेम यही प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर उसकी भी प्रॉब्लम को फुलफिल कर रहा हो। ये नहीं कि मैं दोबारा से एक सेपरेट फिर दोबारा से सॉफ्टवेयर या कोड उसके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ तक बात क्लियर आई, समझ। उसके बाद है जी रोल ऑफ एल्गोरिथम इन कंप्यूटेशनल problem solving. In computational problem solving process, the algorithm are considered essential because they provide a set of instructions to follow before actually writing the code in a programming language. The following points highlight their importance. क्या कहता है, एल्गोरिथम का कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अहम रोल होता है। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले एल्गोरिथम बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? एल्गोरिथम बनाई जाती हैं जो एक प्लान होता है, यानी कि हमने क्या क्या स्टेप करने हैं और क्या क्या पहले करना है, यानी कोड लिखने से पहले के काम किस तरह से सॉल्व होंगे। ये इंस्ट्रक्शन का एक सीक्वेंस होता है जिसे फॉलो करके आप कोडिंग करते हैं। एल्गोरिथम के बिना कोडिंग ऐसी है जैसे बिना मैप का सफ़र, गलतियां के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप एटीएम मशीन के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप पहले एल्गोरिथम बनाएंगे, जैसे कि कार्ड इंसर्ट होने पर बैलेंस चेक करो, विड्रॉ रिक्वेस्ट वेरीफाई करो, अमाउंट देखो, फिर अमाउंट डिटेक्ट करो, रिसीप्ट जनरेट करो। अगर आप ये स्टेप बिना सोचे लिखने लगेंगे तो बग्स आ जाएंगे। एल्गोरिथम आपको ब्लूप्रिंट देता है और ये कुछ पॉइंट्स हैं एल्गोरिथम के इंपॉर्टेंट्स, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। मैं एक बाय एक करके यानी लाइन बाय लाइन करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले है जी इफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक है। एल्गोरिथम को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो कम वक्त और कम मेमोरी यूज करे, ठीक है। उसके बाद है जी ऑटोमेटेड रिपीटिव एंड टेडियस टास्क, वो काम जो बार बार करने पड़ते हैं, जैसे फाइल सॉर्ट करना, डाटा क्लीन करना, एल्गोरिथम उन्हें ऑटोमेटिकली और फास्ट कर देता है, ठीक है जी। उसके बाद है जी ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू मैनेजेबल स्टेप्स, मुश्किल मसले को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ना और हर स्टेप सॉल्व करना, इसमें एल्गोरिथम मदद करता है। ये हम वही चीज़ें दोबारा रिपीट कर रहे हैं, हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था और इससे भी पहले आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद है जी रीयूजेबिलिटी, जैसे कि मैंने बात की कि आपको सॉफ्टवेयर बताया कि आपने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन कर दिया है कि अगला कोई दूसरा क्लाइंट आ जाए तो वो आप उसको वही एल्गोरिथम वही सॉफ्टवेयर बेच सकते हो या दे सकते हो। उसके बाद जो एल्गोरिथम प्रोवाइड प्रिसियस एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस, एल्गोरिथम गलती से पाक होते हैं अगर ठीक डिज़ाइन किया गया हो। हर स्टेप फिक्स होते हैं, जो गलत नतीजा आने के चांसेस कम होते हैं। एल्गोरिथम बनाते ही इसीलिए हैं, लिखते ही इसीलिए हैं क्या कि हम जब कोड लिखने बैठें, बनाने बैठें तो हमारी गलतियां बिल्कुल भी ना हों। एल्गोरिथम आर कंसिडर्ड फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। प्रोग्रामिंग का असल बुनियाद एल्गोरिथम ही होता है। कोडिंग के बाद मेन
होती है। पहले लॉजिक और स्टेप बनाए जाते हैं। आप बेसिकली अगर देखो, आप सॉफ्टवेयर बनाने बैठे भी हो, प्रोग्रामिंग करने बैठे हो, बेशक आपने एल्गोरिथम नहीं लिखा, मगर आपके माइंड में एल्गोरिथम होता है कि सबसे पहले मैं एक ये चीज़ बनाऊंगा, उसके बाद मैं ये चीज़ बनाऊंगा। आपने पेपर पर नहीं लिखा, मगर आपके माइंड में वो एल्गोरिथम्स होते हैं। और अब एल्गोरिथम्स हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स या सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स। ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं एल्गोरिथम एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन मतलब ये कह सकते हो कि आप एल्गोरिथम किन फील्ड में रियल लाइफ यूज होते हैं, मतलब रियल लाइफ में किन फील्ड में एल्गोरिथम यूज होता है, जैसे सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, ग्राफ एल्गोरिथम्स, क्रिप्टोग्राफी, मशीन लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग। थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग क्या है जी? जब आपका डाटा अरेंज या सर्च करना हो तो एल्गोरिथम जैसे क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और बाइनरी सर्च यूज होते हैं। बात समझ आई? ये आप गूगल करके देख सकते हो ये क्या चीजें हैं। उसके बाद है जी ग्राफ एल्गोरिथम। ग्राफ एल्गोरिथम क्या है? फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन नेविगेशन एप्लीकेशन, डिजिक्सर एल्गोरिथम समथिंग है कुड बी यूज। यानी कि गूगल मैप या क्रीम ऐप में सबसे छोटी रूट सजेस्ट करना इसी एल्गोरिथम का रिजल्ट है। यानी कि आप समझो ये जो एल्गोरिथम बनाया गया है, इसी के जरिए से आपको मैप में शॉर्टेस्ट पाथ बताया जाता है। इसी एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो एल्गोरिथम हैं ये जो बनाए गए हैं और रियल लाइफ में यूज हो रहे हैं। इसके बाद है जी क्रिप्टोग्राफी। ऑनलाइन बैंकिंग और ई कॉमर्स वेबसाइट पर आपका डाटा सिक्योर रहता है इनक्रिप्शन के जरिए, जैसे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम हैंडल करते हैं, जिसे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम हैंडल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप अपने डेबिट कार्ड का डाटा एंटर करते हैं तो वो इनक्रिप्टेड होता है ताकि हैकर ना पढ़ सके। वो भी एक एल्गोरिथम है। सर्च एल्गोरिथम बी यूज्ड टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डाटा। उसके बाद है जी मशीन लर्निंग, टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड मेक प्रेडिक्शन। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लाइक डिसीजन ट्रीज एंड न्यूरल नेटवर्क कैन बी यूज। डिसीजन ट्रीज या ट्रीज वाला कॉन्सेप्ट याद करो, मेमोरी को मेमोराइज करो अपनी चीज उसको, जो हमने पढ़ा था ट्री की। बेसिकली क्या होता है, मशीन लर्निंग में डाटा से सीखने के लिए एल्गोरिथम यूज होते हैं। मशीन लर्निंग क्या है? जैसे कि एआई, ठीक है, जैसे डिसीजन ट्रीज और न्यूरल नेटवर्क्स, जैसे कि डिसीजन ट्रीज और न्यूरल नेटवर्क्स हैं। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स आपको ऐसे शो सजेस्ट करता है जो आपके टेस्ट के मुताबिक होते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की वजह से। कुछ बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बट ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, थोड़ा सा इसको एडवांस किया गया है और ये बहुत कुछ आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है। इसको जस्ट अपने रियल लाइफ के साथ कंपेयर करते जाओ, जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो। तो ये मशीन लर्निंग, या देखो मैंने बात की न्यूरल नेटवर्क और डिसीजन ट्रीज और एआई का। एआई कैसे है? मशीन लर्निंग क्या होती है कि मशीन आपको समझ रही है, आपको क्या कहते हैं, समझ रही है, सीख रही है, सब क्या जो भी आप इंस्ट्रक्शन करो उसको याद करिए। एआई क्या काम कर रहा है, बेसिकली ये चीज है, मशीन लर्निंग है। ठीक है जी। उसके बाद जी इमेज प्रोसेस टू एनहांस इमेज क्वालिटी और कंप्रेस द इमेज और रिड्यूस साइज और इवन एनालिसिस। बेसिकली क्या है, जब आप इमेज की क्वालिटी बेहतर करते हैं, साइज रिड्यूस करते हैं, ये फेस डिटेक्ट करते हैं, तो इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम काम आता है। इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम है, देखो इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम एक बंदे ने बना दी। मिसाल मतलब देखो ये समझ और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैंने इमेज प्रोसेसिंग का एल्गोरिथम मैंने बना दिया है और मैंने इसको ना एक जगह पे अपलोड कर दिया, जैसे GitHub पे आपको बड़े कोड्स मिल जाते हैं, लॉजिक्स वगैरह मिल जाती हैं। बहरहाल एक एल्गोरिथम मैंने बना दिया इमेज प्रोसेसिंग का, जो कि इंक्रीज करता है इमेज क्वालिटी को। मैंने ओपन कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया जी, हर कोई लेके बना सकता है अपना सॉफ्टवेयर वगैरह, कोडिंग कर सकता है। अच्छा, मैंने तो एल्गोरिथम लिख दिया। अब दूसरा, आपने मेरा कोड एल्गोरिथम उठाया, उसको और ज़्यादा रीडिफाइन कर दिया, मतलब कि स्टेप्स थोड़े से और ज़्यादा क्लियर कर दी, या उसके अंदर कुछ और चीज़ ऐड कर दी, तो आपका सॉफ्टवेयर और बेहतर हो जाएगा। बात समझ आई? अब किसी और ने मेरा वही कोड उठा के उसको अपने अंदाज में रीडिफाइन कर दिया, बना दिया है, तो कोड और ज़्यादा, प्रोग्राम और ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो बेसिकली ये है इमेज प्रोसेसिंग के एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम। ये सारे नेट पे अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं, मतलब ओपन सोर्स कर देते हैं। वो अपनी चीज़ें बनाते हैं, फिर कहते हैं जी आप यूज़ करो, आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन करो, समथिंग न्यू क्रिएट करो। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे थे बात कि एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, ताकि उसको दोबारा भी यूज़ किया जा सके। जो हमने पढ़ा था ना, ये वो बातें कर रही हैं, यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, लोग ऐसे करते हैं। उसके बाद जी 2.5 लॉजिकल रीजन। लॉजिकल रीजन इज अ कोर पार्ट ऑफ एल्गोरिथम डेवलपमेंट। लॉजिक रीजनिंग फिट्स इनटू कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन द फॉलोइंग वेव्स: प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन,
पैटर्न रिकॉग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिथम डिजाइन। इन्हीं को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रीडिंग तो आप मेरे से अच्छे कर लेते हो। अच्छा, प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन क्या होता है? जब आप एक बार मसला छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हो या डिवाइड कर देते हो तो हर पार्ट को सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो इसमें लॉजिकल रीज़न कम आती हैं, उसके बाद है जी पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। डाटा या प्रोसेस में रिपीट होने वाले पैटर्न या लिंक को पहचानना लॉजिकल रीजन से होता है। एग्जांपल, अगर आप देखते हैं कि स्टूडेंट जो रेगुलर हैं वो हाई मार्क्स लेते हैं तो आप एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बात समझ आई? एब्स्ट्रैक्शन क्या है जी? एब्स्ट्रैक्शन जब आप अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को इग्नोर करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट डाटा या स्टेप पर फोकस करते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन होता है। एल्गोरिथम डिजाइन क्या होता है? जब आप प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं तो हर स्टेप लॉजिकल इफेक्टिव होना चाहिए, बना इसमें लॉजिक थिंकिंग भी इंपॉर्टेंट है। ये वही बात है जो हम पिछले 2 दफा पढ़ के आ रहे हैं। इसके बाद आपकी कोडिंग है। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड क्लियर करने के लिए हैं भाई, कोडिंग ऐसे नहीं होती, आपको ये चीज़ें करनी होती हैं। उसके बाद हमारे पास है जी बोलियन लॉजिक। इन बोलियन 2 स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन आर इवैल्यूएटेड इन द वे दैट कैन ओनली हैव वन ऑफ 2 पोटेंशियल वैल्यू एज अ रिजल्ट, ईदर ट्रू और फॉल्स। बोलियन लॉजिक यूज लॉजिकल ऑपरेटर लाइक एंड और नॉट एंड। बेसिकली बोलियन लॉजिक क्या चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए। या तो वो यस होगा या तो वो नो होगा, या जैसे कि इज इट हॉट, यस या नो। ये बेसिकली क्या है? बोलियन लॉजिक है। दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बोलियन लॉजिक एक ऐसा लॉजिक है जिसमें किसी भी स्टेटमेंट या जुमले या एक्सप्रेशन को सिर्फ 2 ही मुमकिन जवाब हो सकते हैं, जैसे ट्रू या फॉल्स। ये लॉजिक कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है। आप पूछते हैं क्या आज गर्मी है? अगर जवाब हाँ है तो बोलियन वैल्यू 1 यानी ट्रू होगी। अगर जवाब नहीं है बोलियन वैल्यू 0 यानी फॉल्स होगी। यहाँ पे 1 का मतलब होता है कि स्टेटमेंट सही है और 0 का मतलब होता है कि स्टेटमेंट गलत है। बोलियन लॉजिक में हम कुछ लॉजिक ऑपरेटर यूज करते हैं जैसे कि एंड और नॉट एक्सेट्रा। ये ऑपरेटर डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो जो डिसाइड करेगा कि एसी चलना है या नहीं तो बोलियन लॉजिक उसमें हेल्प करेगी। ये वही बात लिखी है, द बाउ डायग्राम इज इवैल्यूएटिंग एन एक्सप्रेशन रिगार्डिंग टू टुडे वेदर इज इट हॉट, ये वाली जो ठीक है जो मैंने एक्सप्लेन की है। उसके बाद हमारे पास है 2.15 वेनन डायग्राम ऑफ बोलियन ऑपरेटर्स। अब ये देखो कि ये क्या है, ए एंड बी। अब ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया है। अब बेसिकली ये ट्रुथ टेबल और वेनन डायग्राम बोलियन लॉजिक को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। ट्रुथ टेबल समझाता है कि किसी भी ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होगा जब आप दोनों इनपुट्स ए और बी दें। अब यहाँ पे देखो क्या है जी, इसको हम गो थ्रू होते हैं इस टेबल के थ्रू। ए और बी यानी कि ये 2 आपके पास इनपुट्स हैं। अगर आपका ए फॉल्स है और बी भी फॉल्स है तो एंड ऑपरेटर क्या होगा? फॉल्स होगा। और ऑपरेटर क्या होगा? फॉल्स होगा। और नॉट ए का क्या होगा? नॉट ऑपरेटर क्या होगा? ट्रू होगा। अब यहाँ पे देखो ये चीजें समझने की जरूरत है कि बेसिकली एंड क्या होता है? और ठीक है ना, एंड नॉर्मली क्या होता है उर्दू के अल्फाज में, और का मतलब क्या होता है उर्दू में, और नॉट का मतलब क्या होता है। इसी तरह कि अगर आपके पास जो इनपुट ए है या कंडीशन ए है वो फॉल्स आती है और कंडीशन बी ट्रू आती है तो एंड ऑपरेटर के मुताबिक वो फॉल्स होगा। और ट्रू क्या होगा? और कंडीशन। और नॉट ए क्या होगा? ट्रू होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या ए जो है वो फॉल्स है, क्या वो ट्रू है, तो ये उस वक्त हम ये लॉजिक या ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। इसको सिर्फ अभी गो थ्रू हो जाओ, ये जब आप कोडिंग करोगे उस वक्त आपको ये समझ आएंगी। ट्रू और फॉल्स यानी कि हमने ए इनपुट अगर ट्रू होगी तो बी अगर फॉल्स होगी तो हमारे पास एंड ऑपरेटर फॉल्स होगा। और बी ऑपरेटर क्या हो और ऑपरेटर क्या होगा? वो ट्रू होगा। और नॉट ए का ऑपरेटर क्या होगा? फॉल्स होगा। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हो ए और बी क्या दोनों ट्रू हैं? नहीं, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गई। ए और बी दोनों क्या फॉल्स हैं? नहीं। मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये तो मैं बता रहा हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। सिंपल आपको बताना है कि अगर 2 कंडीशन जैसे ट्रू हो जाएं तो दोनों एंड ऑपरेटर यानी ट्रू है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। लॉजिकल रीजन टाइप्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफी बड़ी होगी और काफी ज्यादा खिचमिच हो गया इस वीडियो में, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने थे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कहाँ पे पूछ सकते हो? कमेंट में पूछ सकते हो या फिर ग्रुप ज्वाइन करके वॉइस मैसेज भी कर
कर सकते हो अपने डाउट क्लियर करने के लिए। इस ट्रूथ टेबल को सिर्फ अभी मेमोराइज कर लो, या फिर आपको एंड और नॉट ऑपरेटर्स के बारे में पता होगा, याद होगा तो वेल एंड गुड है। आपको आगे लॉजिकली जो हमारी चीज़ें होंगी, कोडिंग होगी, वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।